शीशिंकी आइलैंड से बच के वापस आने वाला एक अकेला एग्जीक्यूशनर जिसका नाम यामाडा असाइमन जीका होता है, उससे अब गवर्नमेंट के कुछ लोग पूछताछ कर रहे होते हैं। वो जीका को सब कुछ बताने को कहते हैं, लेकिन जीका उनको सारी बातें नहीं बताता और कहता है कि शीशिंकी इस नॉर्मल दुनिया से बिल्कुल अलग है, जो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, तुम्हें बताना बिल्कुल बेकार है। जीका उनसे डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से बात करता है, जिसपे वो बंदे गुस्सा करने लगते हैं। लेकिन यामाडा शोगन जीका की तरफ से माफी मांगता है। वो लोग शोगन को एक मैसेज पढ़ के बताते हैं जो शोगन की तरफ से आया होता है। वो बताते हैं कि यामाडा शोगन को एक मिशन दिया जाता है कि कुछ नए एक्सिक्यूशनर्स को लेके आइलैंड पे जाए और पता करे कि पहले गए हुए क्रिमिनल्स और एक्सिक्यूशनर्स को क्या हुआ, और इसमें उनकी हेल्प के लिए 4 इलीट लेवल इवागाकुरे शिनोबी और काफी तादाद में दूसरे लो लेवल शिनोबी भी भेजे जाएंगे। इसके बाद वो बाहर आते हैं। जीका शोगन से कहता है कि शोगन का दिमाग खराब है, वो बस हमारा टाइम बर्बाद कर रहा है, मैं तो तंग आ गया हूँ। शोगन कहता है कि आइजन सेंसे ने कहा था कि वो आइलैंड पे जाने के बाद 2 दिन से पहले मैसेज भेजेंगे, लेकिन आज तीसरा दिन है और किसी भी यामाडा का कोई भी मैसेज नहीं आया। हम हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकते, हमें आज ही यहाँ से निकलना होगा। अब हम देखते हैं कि सागिरी अभी भी गावीमारू और मे को ढूंढने के लिए रेडी होती है। वो कहती है कि गावीमारू एलेक्सर ऑफ लाइफ ढूंढते हुए जरूर यहाँ तक पहुँचेगा, हमें बाहर निकलकर देखना चाहिए। यूजुरिया कहती है कि अगर यहाँ कोई भी एलेक्सर ऑफ लाइफ नहीं है तो हमें यहाँ से वापस चलना होगा और जिंदा निकलना हमारे लिए जरूरी है। सागिरी उसको कहती है कि हम जरूर यहाँ से निकलेंगे, लेकिन गावीमारू के साथ। अब यहाँ गावीमारू, तामिया, फूची और मे चले आ रहे हैं। फूची गावीमारू से पूछता है कि तुम मुझे कल से कमजोर लग रहे हो, तुम ठीक तो हो? जिसपे गावीमारू कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी अचानक से गावीमारू के सामने आज़ाचोबी आ जाता है, जिसके हाथ में ज़ूजिन का आधा शरीर होता है। आज़ाचोबी कहता है कि वाह, यहाँ तो और भी जिंदा इंसान हैं। चोबी बिना कुछ सोचे गावीमारू को लात दे मारता है। फूची तोमा से कहता है कि हमें एक साथ लड़ना होगा, जिसपे तोमा जवाब देता है कि ऐसा तो होने से रहा। गावीमारू अचानक से चोबी पर अटैक करता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है, जिससे चोबी नीचे गिर जाता है। मे गावीमारू को सावधान होने के लिए बोलती है और कहती है कि चोबी का ताव बहुत ज्यादा है और वो बहुत ताकतवर है। तभी चोबी अचानक से खड़ा हो जाता है, जिसको देखकर तामिया हैरान हो जाता है। गावीमारू, जिसकी मेमोरी जा चुकी है, सोचता है कि यही वो गॉड है जिसकी बात कल दूसरे लोग कर रहे थे और उस पर अटैक करता है, जिसको चोबी रोक लेता है। चोबी गावीमारू को जोर से जमीन पर पटक कर कहता है कि इसका काम तो हो गया, अब अगला कौन है? ये कहकर वो यहाँ से जाने लगता है। गावीमारू हंसता है और कहता है कि मैं तुम्हारे 2 टुकड़े कर दूंगा, और उसका ध्यान भटका कर उस पे बहुत सी किक्स लैंड करता है और उसकी एक आंख भी निकाल देता है। चोबी उसके चेहरे पर किक करता है और गावीमारू को दूर कर देता है, लेकिन गावीमारू उसके पैर पर बाइट करता है और उसका पैर डैमेज हो जाता है। चोबी रीजनरेट हो जाता है, जिसके बाद गावीमारू उसके वीक स्पॉट्स पर हमला करता है और उसे घायल कर देता है। चोबी फिर से रीजनरेट होकर कहता है कि क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? मुझे तुमसे निराशा मिली है। वो जमीन में गड्ढा कर देता है और कहता है कि तुम बहुत कमजोर हो। चोबी उस पे बहुत खतरनाक पंचेस लैंड करता है, लेकिन गावीमारू पंचेस खाते हुए उसकी 2 उंगलियां काट देता है। चोबी कहता है कि तुम बहुत वहशी हो, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं। तामिया मे से कहता है कि गावीमारू पिछली फाइट से कमजोर लग रहा है, तुम्हें क्या लगता है? मे कहती है कि उसका ताव कमजोर हो चुका है और खत्म होता जा रहा है। गावीमारू को उसकी वाइफ की फीलिंग्स फोकस करने से रोक रही हैं। वो जितनी भी कोशिश करे, ना उसको अपनी वाइफ सही से याद आती है और ना वो उस फीलिंग को भुला सकता है। इसके बाद वो एक दूसरे को छोटे मोटे पंचेस मारते हैं, लेकिन चोबी रीजनरेट होता है और तोमा से कहता है कि अब बहुत हुआ, तुम बाकी लोगों के टुकड़े कर दो, इसको मैं देख लूंगा। तोमा जी भाई बोलकर उनकी तरफ बढ़ता है। फूची ये सुनकर हैरान हो जाता है कि चोबी तोमा का भाई है। तोमा पहले तामिया पे अटैक करता है, लेकिन तामिया एक हाथ से उसकी तलवार रोक लेता है और उसे कहता है कि बच्चे, तुमने पहले मुझ पर क्यों अटैक किया? क्योंकि मेरे पास एक हाथ नहीं, मुझे इजी समझा। गलती तेरी, लेकिन सरप्राइज मेरा होगा। ये कहकर तामिया उसको सर से टक्कर मार के नीचे पटक देता है और कहता है कि मैं अपनी तलवार निकाले बिना ही तुम्हें मार दूंगा। फूची तामिया को कहता है कि तुम इसको नहीं मार सकते, ये यामाडा क्लैन का आदमी है, जिसपे तामिया उसको बकवास बंद करने को कहता है। तोमा दोबारा तलवार उठाकर तामिया पर हमला करता है। तामिया उसके सर पर मुक्का दे मारता है, लेकिन तोमा अपने आप को संभालते हुए अचानक से तामिया पर अटैक करता है। तामिया उसकी तलवार पर पैर रख कर कहता है, तुम्हारे रिफ्लेक्सेस अच्छे हैं, तुम्हारे पास स्पीड भी है, तुम्हारे पास पोटेंशियल है, मगर सिर्फ पोटेंशियल, तुम्हें और काम की जरूरत है। तामिया उसको मारते हुए कहता है कि तुम में ताकत नहीं, तुम्हारे कंधे लूज हैं और तुम्हारे हाथ भी लूज हैं। मुझे अब समझ में आया कि तुम हमेशा अपने भाई पर बोझ बनते हो और हर लड़ाई उसे लड़नी पड़ती है।
ये मैं तुम्हारा प्यारा सा चेहरा देखकर ही बता सकता हूँ। अगर तुम्हारा भाई नहीं होता तो तुम शायद जिंदा भी नहीं होते। तोमा कहता है मैं अपने भाई का बस हाथ बटाता हूँ क्योंकि उसे मेरी जरूरत पड़ती है। ये कहकर वो खड़ा हो जाता है। तामिया देखता है कि तोमा ने तलवार पकड़ने का तरीका बदल लिया है और वो उसकी बात कितनी जल्दी सीख गया। तोमा ज़ूजिन को मे और फूची पे हमला करने को कहता है। इधर गाबिमारू और चोबी लड़ रहे होते हैं। चोबी सोचता है कि मैं ताओ की वजह से इसकी अटैक करने से पहले ही सब देख सकता हूँ। चोबी उसको सर पर मारता है जिससे गाबिमारू जमीन पे गिर जाता है और सोचता है अब इसको पूरी पावर से मारता हूँ और जितना हो सके उतना डैमेज पहुँचाता हूँ। गाबिमारू निंजुत्सु का यूज करते हुए फ्लेम में चेंज हो जाता है। चोबी उससे कहता है कि सुसाइड करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें पहले ही मार दूंगा। गाबिमारू फ्लेम ब्रेथ और स्टोन स्टॉर्म का यूज करके चोबी को डैमेज देता है, लेकिन चोबी रीजनरेट होता रहता है। गाबिमारू चोबी को गिरा के उसके ऊपर बैठ जाता है। चोबी सोचता है कि ये तो गड़बड़ है भाई। चोबी कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मरना चाहते हो? गाबिमारू जवाब देता है कि मेरे पास खोने का कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारे पास तो है। चोबी कहता है कि तुमने सही कहा, मैंने अब सोच लिया है, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। मुझे कुछ खोने से फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं वो अपने भाई के लिए करूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए सिवाय अपने भाई के। ये कहकर चोबी जेरेसिक फॉर्म में आ जाता है जो बहुत भयानक लगती है। तोमा अपने भाई को देखकर परेशान हो जाता है। चोबी गाबिमारू पर लगातार हमले करने लगता है जिसको गाबिमारू डॉज करता है। गाबिमारू फिर से उस पे फ्लेम निंजुत्सु यूज करता है, लेकिन चोबी अपने सामने एक शील्ड बना लेता है। वो अटैक्स रोक लेता है। यहाँ बहुत भयानक लड़ाई चल रही होती है। चोबी अपना होश खो बैठा है और उसको कुछ नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। इस इवल पावर ने उसकी बॉडी पर कंट्रोल कर लिया है। तामिया मे से पूछता है कि गाबिमारू ताओ का यूज क्यों नहीं कर रहा जैसे उसने पहले किया था। मे कहती है कि दुश्मन का ताओ ज्यादा ताकतवर है और गाबिमारू का ताओ कमजोर हो चुका है, गाबिमारू जीत नहीं सकता। गाबिमारू सोचता है कि अगर मैंने और निंजुत्सु यूज किया तो मैं मर सकता हूँ, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। गाबिमारू आगे बढ़ता है, लेकिन उसकी वाइफ की फीलिंग्स उसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो नहीं रुकता। तामिया कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये पक्का मरेगा। तोमा सोचता है कि ये सच में मेरी ही वजह से हो रहा है, मैं किसी काम का नहीं और चोबी को पूरी ताकत लगाना पड़ रही है और तभी उसकी ये हालत हो चुकी है। चोबी गाबिमारू पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन उसके आगे तोमा आ जाता है और कहता है कि भाई ये तू क्या बन गया, जाग जा, तू मेरी वजह से ऐसा बन गया है क्योंकि मैं कमजोर हूँ। गाबिमारू सोचता है कि यही मेरा चांस है, इन दोनों को एक साथ जला के राख कर देता हूँ। तभी मे देखती है कि गाबिमारू का ताव बिल्कुल खत्म हो रहा है, वो मरने वाला है। मे उसको रोकने की कोशिश करती है। मे अपनी पावर्स यूज करते हुए उसको डिस्ट्रैक्ट करती है जिससे उसका अटैक रुक जाता है, लेकिन फिर भी वो एक बड़ा सा पत्थर चोबी की तरफ फेंकता है। वो पत्थर चोबी के सर में लगता है और वो होश में आ जाता है। वो तोमा को उसका वेट करने का कहता है और खुद नीचे गिर जाता है। तामिया मे को रुकने को कहता है। मे रुक जाती है, मगर मे की तबीयत खराब हो जाती है। तामिया और फूची हैरान हो जाते हैं कि मे अब एक अडल्ट लड़की बन चुकी है। तामिया और फूची परेशान हो जाते हैं कि भाई यहाँ पर चल क्या रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अब सागिरी, युजुरिया, नुरुगाई और शियान सेंसे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तभी वो बाकी लोगों को देखते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं कि यहाँ चल क्या रहा है। होकू मे से पूछता है कि क्या तुमने पावर्स का यूज किया है। होकू ज़ूजिन का आधा शरीर देखकर सोचता है कि मैंने 1000 सालों में ऐसे इंसान नहीं देखे जिन्होंने ज़ूजिन को मारा, और यहाँ तक के टेंशन गॉड्स को भी। ये कोई आम इंसान नहीं। फूची सेंटा की कबर पर रो रहा होता है। शियोन कहता है कि आधे से भी कम लोग जिंदा बचे हैं, जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना होगा। सागिरी कहती है कि गाबिमारू चलने की हालत में नहीं, और मैं भी। युजुरिया कहती है कि गाबिमारू की हालत खराब है, इसका कुछ करें या इसको रहने दें। शियोन बताता है कि उसने ताओ का यूज लिमिट से ज्यादा किया है और अब उसकी ये हालत है कि वो कभी भी मर सकता है। फूची बताता है कि मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन इसके घाव सिल नहीं पा रहा। इसका सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि इसकी आत्मा भी घायल है। गाबिमारू को होश आता है और वो खड़े होने की कोशिश करता है। तामिया उससे कहता है कि बच्चे, बैठने में कोई हर्ज नहीं। गाबिमारू सोचता है कि मेरी स्ट्रेंथ वापस नहीं आई और ये लोग कौन है मुझे पता नहीं, मुझे रेस्ट करनी चाहिए। गाबिमारू बैठ जाता है और सागिरी उसके घाव देखने की कोशिश करती है, लेकिन गाबिमारू उसको नहीं देखने देता और कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो। शियोन कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो, जिस पे गाबिमारू कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
सागिरी हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो। गाबीमारू जवाब देता है कि मेरा नाम गाबीमारू द हालो है। सागिरी कहती है कि मुझे लगा ही था। गाबीमारू सागिरी पर हमला करता है लेकिन शियान और फूची गाबीमारू को रोक लेते हैं। सागिरी बताती है कि इसकी मेमोरीज जा चुकी हैं। ये वो गाबीमारू नहीं जिसको मैं जानती हूँ। शियान सेंसे कहता है कि इसकी आत्मा भी बहुत बुरी हालत में है। सागिरी गाबीमारू की तरफ जाती है और कहती है कि मुझे पता है तुम्हारी मेमोरीज में गड़बड़ हो चुकी है, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। डरो नहीं, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं, तुम्हारी दोस्त हूँ। सागिरी गाबीमारू को हाथ लगाने की कोशिश करती है लेकिन गाबीमारू उसको छूने नहीं देता। सागिरी को गुस्सा आ जाता है और वो उसको नीचे गिरा के उसके ऊपर बैठ जाती है। सागिरी उससे बातें करने लगती है। मैं देखती है कि उनका ताव सर्कुलेट कर रहा है और गाबीमारू हील हो रहा है। ऐसे गाबीमारू की मेमोरीज भी वापस आ जाती हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि चोबी नीचे गिरता है और रीजनरेट होता है। सोचता है कि उस अजीब सी पावर्स ने मेरे ऊपर कंट्रोल कर लिया था, लेकिन अगर मैं उनको कंट्रोल करना सीख गया तो मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। तभी चोबी के पास वो अजीब से राक्षस आ जाते हैं जिनको मारने के लिए चोबी रेडी हो जाता है। चोबी सारे राक्षसों को मार देता है और उनका गोश्त खाने लगता है ताकि उसकी स्ट्रेंथ वापस आ सके। तभी उसके पीछे एक टेंशन आ जाता है। ये टेंशन सारों से ताकतवर और सीनियर है। इसको हम बॉस भी कह सकते हैं। इसका नाम रियन है। रियन चोबी से कहता है कि क्या तुम ही हो जिसने मुडान को मारा था। चोबी उसको कहता है कि तू कौन है बे, जिस पे रियन चोबी के हाथ पर अटैक करता है, लेकिन चोबी रीजनरेट हो जाता है। रियन कहता है कि इंसान को रीजनरेट होते पहली बार देखा है, तुम मुझे इंटरेस्टिंग लगे। यहाँ सागिरी फूची से कहती है कि मैं बीमार है। पहले मुझे लगा कि वो थक चुकी है लेकिन वो बिल्कुल भी रिकवर नहीं कर रही। फूची कहता है कि इसने जो पावर्स यूज की उससे साफ पता चलता है कि ये टेंशन में से एक है। फूची कहता है कि मेरे पास थोड़ी सी चीजें हैं जिससे मैं इसके बुखार के लिए दवा बना सकता हूँ। फूची में से कहता है कि मुझे वो सब बताओ जो तुम्हें पता है टेंशन के बारे में। यहाँ गाबीमारू तामिया, नूरुगा, शियान और तोमा को बुला के उसके साथ ट्रेनिंग फाइट करने को कहता है। तामिया अपनी बेइज्जती समझता है और गुस्सा हो जाता है। तामिया अपनी तलवार तोमा को दे देता है। गाबीमारू सोचता है कि चोबी और जूजिन से लड़ते हुए एक बात समझ में आ गई कि ज्यादा ताव यूज करना सही नहीं। मुझे सीखना होगा कि ताव कब और कैसे यूज करना है। तभी तामिया और तोमा उस पर अटैक करते हैं। तोमा की स्पीड से गाबीमारू डॉज कर रहा होता है और तामिया उसके पीछे आ जाता है। वो तामिया के हमले को डॉज करते हुए उसकी चेस्ट पर पैर रखता है और उस पर ताव रिलीज करता है जिससे उसको डैमेज आता है। नूरुगाए भी उस पे अटैक करने लगता है लेकिन गाबीमारू उसे पकड़कर उसका ताव रिफ्लेक्ट करता है और सारों को एक साथ दूर कर देता है। गाबीमारू समझ जाता है कि मैं अपोनेंट का ताव यूज करके उसे डैमेज पहुंचा सकता हूं। शियान सोचता है कि गाबीमारू टेंशन के लेवल तक पहुंच सकता है। वो गाबीमारू के पास आके कहता है कि ताव अलग अलग टाइप्स का है जिनकी अलग अलग क्वालिटीज हैं। अगर हम इनको सही से समझ लें तो टेंशन को मार सकते हैं। यहाँ तोमा घुटनों पर बैठकर तामिया को तलवार चलाना सिखाने को बोलता है ताकि वो अपना ख्याल खुद रख सके किसी भी लड़ाई के दौरान। तामिया उसको कहता है कि मैं तुम पे कैसे यकीन कर लूं कि तुम मुझसे बदला नहीं लोगे। तोमा तामिया को यकीन दिलाने के लिए अपने बाल काट देता है और उससे कहता है कि भले ही मैं तुम्हें पसंद नहीं करता लेकिन तुम्हारी स्ट्रेंथ की रिस्पेक्ट करता हूँ। तामिया मान जाता है और उसको अपने साथ आने को कहता है। यहाँ चोबी समझ जाता है कि ये एक टेंशन है। रियन उससे कहता है कि तुम्हारा ताव तान के साथ मिक्स हो गया है और तुम सावर भी नहीं बने। तुम्हारा ताव पावरफुल है। बहुत खूब। ये कहकर वो एक बड़ा अटैक लैंड करता है जिससे चोबी डॉज कर रहा होता है। चोबी सोचता है कि यहाँ तो मैं मरूंगा, यहाँ तो इसको मारूंगा और जरासिक फॉर्म में चेंज हो जाता है। इसको देखकर रियन सरप्राइज हो जाता है। चोबी उस पे बहुत से अटैक लैंड करता है और उसके वीक स्पॉट्स पर अटैक करके उसको दो टुकड़े कर देता है। तभी रियन के बहुत सारे क्लोन्स वहां आ जाते हैं। रियन कहता है कि तुम सा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, मुझे तुम्हें कैसे ले जाना होगा रिसर्च के लिए। चोबी अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी बॉडी लिमिट तक पहुंच चुकी है, वो अटैक नहीं कर पाता। रियन कहता है कि तुम अपनी जिद की वजह से मर सकते हो, अपना ख्याल रखो, और उसके पेट पर मारता है जिससे चोबी की जुरासिक फॉर्म खत्म हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। चोबी को होश आता है तो वो एक प्यारी सी जगह में बेड पर बंधा हुआ है। रिन अब लड़की में चेंज हो चुका है। रिन आता है और चोबी से कहता है कि अपनी हजारों सालों की जिंदगी में तुम सा इंसान नहीं देखा और ना कभी रिसर्च की है, अब करूंगा। वो अपने कपड़े उतार देता है। चोबी कहता है कि ये कैसी रिसर्च है। रिन कहता है कि हम इसको बोजुजुत्सु कहते हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि हमारे ताव का सर्कुलेशन से क्या होता है। चोबी पूछता है कि सर्कुलेशन का क्या मतलब। रिन बताता है कि ताव की अलग अलग टाइप्स हैं, वुड, फायर, मेटल, अर्थ और वाटर।
ये सारे एक दूसरे पर असर दिखाते हैं। ऑपोजिट टाइप्स एक दूसरे को वीक कर देते हैं, जबकि सेम टाइप्स एक दूसरे को पावरफुल बना देती हैं। बोजू जुत्सु दोनों पार्टीज की रजामंदी के बगैर काम नहीं करता। कोई काम है जो मैं तुम्हें राजी करने के लिए कर सकूं? चोबी कहता है, मुझे इस आइलैंड के बारे में बताओ और तुम क्या करना चाहते हो। यहाँ फूची बताता है कि मैं कह रही है टेंशन और आइलैंड को बनाने वाला जोफुकू नाम का एक इंसान था। ये इंसान अमर बनने के राज ढूंढ रहा था। तब इसे ताओ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और वो डायरेक्ट ताओ यूज करना सीख गया। उसने बहुत सी चीजों का ताओ मिलाकर एक्सपेरिमेंट किए, तभी टेंशन पैदा हुए। टेंशन इंसान और प्लांट का ताओ का मेल है। वो इंसानों को तान में चेंज करके उनका ताओ चूस लेते हैं, जिससे उनकी लाइफ बढ़ जाती है। यूजुरिया कहती है कि उनको एलेक्सर ऑफ लाइफ की क्या जरूरत, अगर वो तान से ही हजारों सालों की जिंदगी जी रहे हैं। मे कहती है कि वो ये मास्टर जोफुकू के कहने पर कर रहे हैं। उची बताता है कि जोफुकू चिंग डायनेस्टी का पहला एम्परर था जो अमर बनने के राज ढूंढ रहा था। वो अपने 3000 बच्चे और 1000 वर्कर को लेके समंदर में गायब हो गया और उसका कुछ पता नहीं चला। ये 1000 साल से पहले की बात है। वो इसी आइलैंड पे है, किसी जगह अपने रिसर्च करते हुए। यहाँ रिन भी चोबी से कहता है कि हम यहाँ अपनी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। चोबी कहता है कि क्या वो राक्षस भी तुमने बनाए हैं? रिन कहता है हाँ, यहाँ तक कि मैं और बाकी टेंशन भी ग्रैंड मास्टर और प्लांट के ताओ के मिक्सचर से पैदा हुए हैं। हम इस रिसर्च से मेनलैंड के सारे इंसानों को तान में बदल देंगे। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बस एक परफेक्ट तान की जरूरत है। अगर तुम मेरे साथ कॉर्पोरेट करो तो मैं तुम्हें यहाँ वेलकम करता हूँ। यहाँ ट्रेनिंग से हम और तुम परफेक्शन के पहाड़ को पार कर सकते हैं और सबसे पावरफुल बन सकते हैं। चोबी सोचता है कि अभी मैं इसको मार नहीं सकता, मुझे क्या करना होगा। चोबी को अपने भाई की याद आती है। वो सोचता है कि अगर दोबारा अपने भाई से मिलना है तो मुझे करना होगा। चोबी मान जाता है और मिशनरी स्टांस में आ जाता है। यहाँ मे गिर जाती है। मे की बॉडी ट्री में चेंज होने लगती है। मे बताती है कि मेरी बॉडी परफेक्ट नहीं, जब भी मैं ताओ यूज करती हूँ ट्री में चेंज होने लगती हूँ और खुद से हील भी नहीं कर पाती। रिन ने मेरा ओव्यूल तोड़ दिया। सागिरी रिन के बारे में पूछती है। मे बताती है कि हम मास्टर जोफुकू के बनाए हुए पहले स्टूडेंट्स हैं, लेकिन रिन चेंज हो गया। उसने तान के लिए बहुत से लोगों को मारा और एक्सपेरिमेंट किया। मैं उसको रोक नहीं पाई, जिसके बाद मैं वहाँ से भाग गई। मैं तेजी से ट्री बन रही होती है। होकू कहता है कि टेंशन में ये खासियत है कि वो किसी और का ताव निकाल कर अपना बना सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा ताव ले लो। मैं मना कर देती है। होकू बोलता है, मैं बहुत जल्द ट्री बन जाऊंगा। मैं और मैं बहुत सदियों पहले मिले, जब मेरी बेटी और वाइफ दोनों ट्री बन गए, और जब मेरी बारी आई तो मुझे मैं वहाँ मिली, बिल्कुल मेरी बेटी की जैसी। मैंने मैं को अपनी बेटी समझा था। हम एक फैमिली की तरह रहते थे। मैं अपनी असली बेटी को बचा नहीं पाया और उसका पछतावा मुझे आज भी है। मैं ये दोबारा नहीं होने दूंगा। होकू मैं से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसका बचा हुआ ताव ले ले और उसकी ये विश पूरी कर दे। मैं रोते हुए होकू के पास आती है और उसका ताव ले लेती है और छोटी बच्ची में चेंज हो जाती है। अब यहाँ शोगन के हुक्म के मुताबिक 4 एलीट लेवल इवागाकुरे निंजा और 50 सपोर्ट निंजा के साथ 4 यामाडा क्लैन के एक्सिक्यूशनर आइलैंड पे जाने के लिए तैयार हैं। छोटा एक्सिक्यूशनर जिसका नाम कियोमारू है, अपनी स्किल्स दिखाने के लिए एक एलीट निंजा का मास्क काट देता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक निंजा कहता है कि हमारे चीफ ने हमें तुम्हारे साथ जाने और ऑर्डर्स मानने का कहा है। कियोमारू उसको अपनी लॉयल्टी साबित करने को कहता है। वो निंजा गाना गाते हुए अपने गले में तलवार घुसा लेता है और वहाँ मर जाता है। चीफ ने निंजास को कहा था कि तुम लोग आइलैंड पे जाओगे, यामाडा क्लैन की हेल्प करोगे और गावीमारू को मौत के घाट उतारोगे। उसको जीने का कोई हक नहीं, यही तुम्हारा मिशन है। गावीमारू को हर हाल में मारना, फिर तुम्हारी जान ही क्यों न चली जाए। कियोमारू शूगन से पूछता है कि हम इन पर भरोसा कर सकते हैं। शूगन कहता है कि ये क्रिमिनल से कम नहीं। हम आइलैंड पे पहुंचकर खुद एलेक्सर ऑफ लाइफ ढूंढेंगे, वहाँ जिंदा क्रिमिनल्स को मार के अपने सारे एक्सिक्यूशनर को जिंदा सलामत वापस ले आएंगे। अब यहाँ शियोन सबको बताता है कि मुझे फील आ रही है कोई और भी आइलैंड पे आया है, कोई इंसान। शियोन बताता है कि वो शूगन का क्रू हो सकता है। सागिरी कहती है कि शूगन हमारा दोस्त है, वो जरूर हमारा साथ देगा। शियोन बताता है कि शूगन बहुत ताकतवर है, वो अपनी ट्रेनिंग को लेके हर वक्त सीरियस रहता था और वो आराम से ताव यूज करना सीख सकता है। शूगन संकी है। जब एक मशहूर क्रिमिनल को पकड़ा गया, उसका मुंह खुलवाने के लिए उसने हर उस आदमी को मारा जिसको वो चाहता था। उसने 20 आदमी कत्ल किए और उनके पूरे क्लैन को।
उसने छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा। वो राक्षस है, वो कभी हमारा साथ नहीं देगा। वो मेरा दोस्त है, मैं जानता हूँ वो शोगन के ऑर्डर्स के खिलाफ नहीं जाएगा। वो यहाँ मौजूद हर क्रिमिनल को मार देगा और उस यामाडा आसामोन को जो उसका साथ देगा। शोगन अब आइलैंड पर पहुंचता है और आइजन सेंसे की डेड बॉडी देखता है। वो जोर जोर से रोने लगता है और यामाडा आसामोन इसूजू से कहता है कि सेंसे को एक अच्छी फेयरवेल देते हैं। वो आइजन सेंसे की कब्र पर प्रे कर रहा होता है, तभी एक बड़ा जायंट इवागाकुरे के कुछ निंजास को ट्रैप कर लेता है। सारे जायंट्स को एक जोजिन कंट्रोल कर रहा होता है जो इंसान को पकड़ने का हुक्म देता है। वो शोगन पर ट्रैप फेंकते हैं, लेकिन कियोमारू और इसूजू ट्रैप को काट देते हैं, जिसके बाद इसूजू और कियोमारू मिलके उस जायंट को मार देते हैं। अब इवागाकुरे की कैप्टन जो एक लड़की है, अलग अलग स्क्वाड्स को अपनी स्किल्स दिखाने को बोलती है। देखते ही देखते बहुत से जायंट्स ढेर हो जाते हैं। कियोमारू और इसूजू लड़ रहे होते हैं। एक जायंट शोगन की तरफ जाता है। शोगन भी अपनी प्रे खत्म कर चुका होता है और शोगन एक ही झटके में जायंट के बहुत सारे टुकड़े कर देता है। वो जायंट के हथियार पे अपनी तलवार मार के उसकी धार को खराब कर देता है और जोजिन को कहता है कि मैं यहाँ मौजूद हर मॉन्स्टर को मारूंगा और जितना दर्द हो सके उतना दूंगा। अब वो लड़ने लगते हैं, लेकिन शोगन आराम से जोजिन को हरा देता है। वो जोजिन को हर सवाल का जवाब देने को कहता है और अगर उसने जवाब ना दिया तो वो उसे थोड़ा थोड़ा करके काटता रहेगा, क्योंकि वो अब रीजनरेट नहीं हो सकता। इवागाकुरे की कैप्टन शोगन से कहती है कि ये काम मुझे दो, मैं तुम्हें इंफॉर्मेशन निकाल के दूंगी। यहाँ शियोन कहता है कि हमें 2 टीम्स बनानी होंगी, एक एलेक्सर ढूंढेगी और दूसरी निकलने का रास्ता ढूंढेगी। गाविमारू कहता है कि अगर मैंने जो बात बताई वो सही है तो हम सारों को पहले टेंशन के इलाके से गुजरना होगा। तामिया कहता है कि तुमने कुछ सोचा है कि हम टेंशन को कैसे हराएंगे। शियोन बताता है कि अलग अलग टाइप्स के ताऊ होते हैं, या तो एक दूसरे को कैंसिल करके कमजोर बना देंगे या मैच होकर पावर देंगे। यूजुरिया कहती है कि क्या हम यहाँ से निकल नहीं सकते, मुसीबत को गले लगाना जरूरी है। अगर ये बात है तो मुझे लगता है हमें अपने अपने रास्ते जाना होगा। शियोन एग्री करता है और जो शियोन का साथ देना चाहता है उसको केव में रुकने को कहता है और जो जाना चाहता है उसको जाने को कहता है, लेकिन सभी एक दूसरे का साथ देने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ शोगुन भी अपने आदमियों के साथ आगे बढ़ रहा है। पूची बताता है कि हमें एलेक्सर ढूंढना है और जिंदा वापस आना है। सागिरी मेरे से पूछती है कि क्या उसे पता है कि एलेक्सर कहाँ है, जिसपे मैं हाँ कहती है। शियोन गाबिमारू और यूजुरिया को अपनी छुपने की टेक्निक्स सिखाने को बोलता है। यहाँ यूजुरिया टीचर बन के सबको सब्स्टिट्यूशन चिसु सिखा रही है, मगर तामिया की नज़र कहीं और है। गाबिमारू भी टीचर बन के उनको ट्रेन करता है और छोटी मोटी चीज़ें सिखाता है। अब शाम हो चुकी है। शियोन सारों को अलग अलग जगह खड़ा करके बताता है कि सागिरी और मेरी ताऊ की टाइप वुड है, तामिया और गाबिमारू की फायर और बाकियों को भी उनकी टाइप्स बताता है। शियोन कहता है कि हर टाइप का एक दूसरे पर अलग असर होता है। मैं उनको टेंशन की टाइप्स भी बताती है। शियोन बताता है कि अगर उनका टाइप दूसरे के ऑपोजिट है तो वो उसको डैमेज दे सकते हैं, लेकिन अगर उनका टाइप तुम्हारे से ऑपोजिट नहीं है तो हर चीज छोड़ के भाग जाओ, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। शियोन उनके अलग अलग पेड़ बना देता है। गाबिमारू मे से कहता है कि तुम आइलैंड छोड़ना चाहती थी तो अब तक गई क्यों नहीं। मे बताती है कि रिन और मास्टर जोफुको को एक आखिरी बार देखना चाहती है। गाबिमारू उसका साथ देने को बोलता है और कहता है कि वो उसकी हेल्प करेगा। यहाँ रिन चोबी को अपने रिसर्च लैब में ले आता है ताकि वो उसका ताऊ सही से स्टडी कर सके। वो लैब के अंदर देखता है कि यहाँ तो एक बहुत बड़ा फ्लावर है। रिन बताता है कि ये बोंको फ्लावर है, जिसकी मदद से वो एक टाइम पर बहुत सारा तान इकट्ठा कर सकता है। रिन कहता है कि मुझे तान अच्छी क्वालिटी में चाहिए और वो भी ज्यादा जो तुम में है। डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम रीजनरेट हो सकते हो, तो मुझे बस तुम्हारे कुछ बॉडी पार्ट्स चाहिए। अब यहाँ गाबिमारू और यूजुरिया आ चुके हैं सागिरी और मे के साथ। गाबिमारू सिग्नल भेजता है और शियोन सबको लेके निकल जाता है। गाबिमारू कहता है कि आज सब कुछ खत्म हो जाएगा, हम आज रात यहाँ से निकलेंगे। हम फ्लैशबैक देखते हैं कि जहाँ मे बताती है कि हर टेंशन का ट्रेनिंग के लिए अलग अलग पैलेस है। एक बोचू पैलेस जूफा और तोफा की जगह इंटरकोर्स की ट्रेनिंग के लिए, ताइसोगु पैलेस यूजिंग की जगह ब्रीथिंग टेक्निक की ट्रेनिंग के लिए, ताओइंग पैलेस ईरान की जगह एक्सरसाइज की ट्रेनिंग के लिए, शोइत्सु पैलेस कुइफा की जगह मेडिटेशन की ट्रेनिंग के लिए, शोटा पैलेस मूडान की जगह ताओ के प्रेशर पॉइंट्स की ट्रेनिंग की जगह। सारे एक दूसरे को सिखाते हैं और स्टडी करते हैं अमर बनने के लिए। एलेक्सिर बीच में है रियन की लैब में। रियन रात को लैब बंद करके ग्रैंड मास्टर के पैलेस में चला जाता है।
अब गाबीमारू ताओ का यूज करके सारी जगह को सेंस करता है और उसको लगता है कि एलेक्सर इसी पैलेस में है। वो सीधा पैलेस के अंदर चले जाते हैं। अंदर आते ही गाबीमारू को कुछ सेंस नहीं होता, लेकिन अचानक से उसके सामने रान आ जाता है। रान मे को वेलकम करता है और बताता है कि किसी ने उनकी हेल्प की है। फ्लैशबैक देखते हैं कि चोबी के बहुत से बॉडी पार्ट्स रिन ने काट दिए हैं। चोबी उनको बाकी लोगों के बारे में बताता है जिनका ताऊ उनसे मिलता जुलता है। चोबी कहता है कि वो मेरे दुश्मन है, उनको खत्म कर दो, लेकिन मेरे भाई को छूना भी मत। वो आज रात यहाँ आएंगे, मैं अपने भाई को सेंस कर सकता हूँ। अब रान उनको कहता है कि हम तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे और ग्रैंड मास्टर को देंगे। यहाँ दूसरी टीम भी एक दूसरे से अलग हो चुकी है और अलग अलग टेंशन का सामना करते हैं। सागिरी गाबीमारू से कहती है कि अब क्या करें। गाबीमारू कहता है कि अब प्लान बी का टाइम है, जितनी जान है सब लगा देंगे और इनको मौत के घाट उतार देंगे। रान मे को वापस आने को कहता है और बताता है कि एलेक्सर पूरी तरह तैयार हो चुका है किसी इंसान की हेल्प की वजह से। बस हमें थोड़ा टाइम चाहिए, हमें बस बलि चढ़ानी है और वो काम हम तुम्हारे साथ करेंगे। यहाँ रेन ने सारों के नाम लिख रखे हैं ताकि उनकी बलि चढ़ा सके। गाबीमारू सागिरी से कहता है कि मे को लेके एलेक्सर की तरफ जाओ। मैं और यूजुरिया इसको देखते हैं, क्योंकि यूजुरिया का ताओ टाइप अर्थ है और मेरा फायर। रान से मैं नहीं जीत सकता, लेकिन यूजुरिया की मदद से उसको हरा सकता हूँ। मे गाबीमारू से कहती है कि इस पैलेस में कोई एलेक्सर नहीं है। तभी रान गाबीमारू पे अटैक करता है, लेकिन गाबीमारू डॉज कर लेता है। रान के अटैक से एक पिलर टूट जाता है, जिसके बाद गाबीमारू उसके बहुत से अटैक डॉज करता है। रान बताता है कि मैं सही कह रही है, यहाँ कोई एलेक्सर नहीं, यहाँ के बिल्डिंग और स्टैचूज में अपना ताव यूज करके बनाता हूँ। ये कह के वो टूटे हुए पिलर को जोड़ देता है। वो बताता है कि उसने पैलेस को रिप्लेस कर दिया है और जो एलेक्सर गाबीमारू ने सेंस किया वो सब इल्यूजन था। गाबीमारू यूजुरिया से प्लान फॉलो करने को कहता है और रान से लड़ने लगता है। यूजुरिया रान के पीछे आ जाती है। रान समझ जाता है कि गाबीमारू सिर्फ डिस्ट्रैक्शन के लिए है। यूजुरिया उस पर कुनाई से अटैक करती है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। यूजुरिया और गाबीमारू थक चुके हैं, लेकिन गाबीमारू दोबारा उस पर अटैक करता है। रान उसका पैर पिलर में जकड़ लेता है। गाबीमारू उसके अटैक डॉज करता है और पिलर भी टूट जाता है। पिलर के टूटे हुए पत्थरों से गाबीमारू रान पे स्टोन स्टॉर्म का अटैक करता है, लेकिन रान उसको रिफ्लेक्ट कर देता है और गाबीमारू उससे बच नहीं पाता। गाबीमारू फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है कि वो एडजस्ट हो चुका है, अब खेल शुरू करते हैं। रान उसका ताव सेंस करता है और सोचता है कि इसका ताव बिल्कुल नॉर्मल है। वो गाबीमारू से कहता है कि ट्राई कर लो, तुम्हारा अटैक मुझे डैमेज नहीं कर सकता। तभी गाबीमारू उसको एक जोरदार पंच लैंड करता है और सारा ताव रिलीज कर देता है। यहाँ हमें बताया जाता है कि यूइंग के वाटर टाइप ताव को शियोन का वुड टाइप ताव कैंसिल नहीं कर सकता, लेकिन नुरुगाय का वाटर टाइप ताव कैंसिल कर सकता है। नुरुगाय में इतना ताव नहीं कि वो यूइंग से लड़ सके। यहाँ शियोन भी यूइंग से लड़ने लगता है। यहाँ हमें बताया जाता है कि तामिया और तोमा का ताव तोहफा और जूफा के ताव को कैंसिल नहीं कर सकता। चोबी भी तोहफा और जूफा के साथ है। यहाँ रान को समझ आ जाता है कि गाबीमारू उसके ताव को अब्सॉर्ब करके उसी पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो गाबीमारू ने प्रैक्टिस के दौरान सीखा था। रान और गाबीमारू दोनों लड़ते लड़ते थक जाते हैं और यहाँ गाबीमारू रान को बहुत डैमेज दे चुका होता है। रान रीजनरेट होता है। सागिरी मे का पैर फ्री कर लेती है और गाबीमारू को बताती है कि वो मे के साथ रियंटन पैलेस जाएगी एलेक्सर ऑफ लाइफ ढूंढने के लिए। गाबीमारू उसको जाने को कहता है। रान मे पर अटैक करने वाला होता है कि गाबीमारू उसके सामने आ जाता है। रान को लगता है कि वो दोबारा उसका ताव उसी पर रिफ्लेक्ट करेगा और वो अपना ताव बिल्कुल लो कर लेता है, लेकिन तभी यूजुरिया अपने ताव और निंजुत्सु को यूज करते हुए रान के दो टुकड़े कर देती है। यूजुरिया दोबारा उस पर अटैक करने वाली होती है कि गाबीमारू उसको रोक लेता है। देखते ही देखते रान डिवाइन फॉर्म में आ जाता है। यहाँ रिन को पता चल जाता है कि रान अपनी डिवाइन फॉर्म में आ चुका है। रिन ग्रैंड मास्टर से कहता है कि एलेक्सर ऑफ लाइफ कंप्लीट हो चुका है। अब इंसानों से निपटने के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे और बाकी दुनिया के इंग्रेडिएंट्स भी जमा करेंगे। आखिरकार आज वो दिन आ ही गया। यहाँ रान एक साथ इतने अटैक्स करता है कि गाबीमारू और यूजुरिया उसको देख नहीं पाते। गाबीमारू और यूजुरिया की इन अटैक्स के बाद हालत ही खराब हो जाती है। रान गाबीमारू को बहुत भयानक तरीके से मारता है। रान यूजुरिया को मारने के लिए आगे आता है, लेकिन गाबीमारू उसको पीछे से पत्थर मारता है। यूजुरिया गाबीमारू को बचा कर यहाँ से भागने लगती है। रान उनके पीछे आ जाता है और एक जोरदार अटैक करता है, जिसको गाबीमारू ब्लॉक कर लेता है, लेकिन रान उसके शोल्डर को काट देता है और गाबीमारू को दूर फेंक देता है।
गाविमारू पिलर से टकरा कर नीचे गिर जाता है। हम देखते हैं कि चोबी तोमा से उसको ज्वाइन करने को कहता है और बताता है कि मैंने इनसे डील कर ली है, ये हमें अमर बना देंगे। तामिया तोमा से जाने को कहता है, लेकिन फूची बताता है कि अगर ये गया तो हमें मुश्किल हो जाएगी, जिसपे तामिया हंसता है और कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। फूची भी तोमा को बाय कह देता है और तोमा चोबी की तरफ जाने लगता है। तोमा चोबी के पास आके रुक जाता है। दोनों भाई एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और मिलकर जूफा और तोफा की आंखें काट देते हैं और उन पे अटैक करते हैं। चोबी तोमा से कहता है कि तुम पहले से तेज हो गए हो, लगता है कि तुम मेरे बगैर ही पावरफुल हो गए। चोबी तोमा का ख्याल रखने के लिए तामिया और फूची को थैंक यू बोलता है। तोफा रीजनरेट होकर तामिया से कहती है कि हम दोस्त बन सकते थे। जूफा भी रीजनरेट होता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तोफा को तकलीफ पहुंचाने की। चोबी और तोमा कहते हैं कि हम भाई जो मर्जी चाहें कर सकते हैं, जो कुछ चाहें चुरा सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। चोबी और तोमा मिलकर जूफा पे अटैक करते हैं और उसका सर काट देते हैं। जूफा रिंजुत्सु से अटैक करता है और चोबी तोमा को बचा लेता है और तोमा के मूव की तारीफ करता है, जिसपे तोमा खुश हो जाता है। जूफा फिर से रीजनरेट होता है। चोबी और तोमा दोबारा उस पर अटैक करते हैं और इस बार वो पहले से ज्यादा स्पीड से अटैक करते हैं। जूफा उनके सारे अटैक डॉज करते हुए लड़की में चेंज हो जाता है। जूफा सोचता है कि चोबी ताओ देख सकता है और तोमा पहले से बदल चुका है, वो पहले से ज्यादा तेज हो चुका है। तभी तोमा जूफा को कट कर देता है। चोबी हंसता है, लेकिन जूफा कहता है कि पिछली बार की तरह तुम्हें दोबारा खत्म कर दूंगा। यहाँ तोहफा अपने आधे कपड़े उतार देती है। तामिया खुश होकर उसकी फिगर की तारीफ करता है। तोहफा थैंक यू बोल के अचानक उन पे अटैक करती है। लिटरली भाई तोहफा अपने हाथ और पैर बॉडी बिल्डर के जैसे बना के तामिया को मारती है। तामिया दूर जाके गिर जाता है। फूची परेशान हो जाता है। तोहफा उसको कहती है कि मेरे साथ बोजो जुत्सु करोगे, लेकिन फूची उसका हाथ काट के कहता है कि मुझे तुम्हें काट के अंदर से देखना है, जिसपे तोहफा कहती है कि तुम कितने गंदे हो। तभी तामिया खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम वही परी हो जो मेरे ख्वाबों में आती थी, क्यों ना हम थोड़ा वक्त साथ बिताएं। इसके बाद फूची और तामिया मिलके उस पर बहुत सारे अटैक करते हैं। तोहफा उनके सारे अटैक्स ब्लॉक करती है और तामिया की तलवार फूची को लगने वाली होती है, लेकिन फूची बचते हुए तोहफा का पैर काट देता है। तामिया के अटैक करने से पहले वो निंजुत्सु से दोनों को दूर फेंक देती है और रीजनरेट होती है। फूची और तामिया खड़े हो जाते हैं। फूची बताता है कि हमें ताओ यूज करना होगा जो इसके ताओ का ऑपोजिट हो, लेकिन हमें ताओ यूज करना आता ही नहीं। फूची को याद आता है कि शियोन सेंसे ने कहा था ताओ देखा नहीं जा सकता, ताओ को सेंस करना होगा। फूची कहता है कि मेरा ताओ उसके ताओ को कैंसिल कर सकता है, उसका वुड टाइप ताओ है और मेरा मेटल, हमें एडवांटेज है, लेकिन मैं ताओ कंट्रोल नहीं कर सकता। तामिया फूची को बकवास बंद करने को कहता है और तामिया कहता है कि चुप कर जा वरना मैं तुझे भी मार दूंगा। ये कहकर तामिया तोहफा की तरफ बढ़ता है। तोहफा तामिया के अटैक्स डॉज करके उस पर इनविजिबल ताओ अटैक्स करती है। तामिया उसे कहता है कि तुम्हें मजा आ रहा है, तुम तो हजारों सालों से इंसानों को टॉर्चर करती रही हो। तोहफा गुस्सा करते हुए कहती है कि हजारों सालों से हमारा बस यही काम है, लेकिन आज तक हमें अमर होने का राज नहीं पता चला, शायद वो हमें कभी मिलेगा ही नहीं, मैं तंग आ चुकी हूँ। ये कहकर वो दोबारा इनविजिबल अटैक्स करती है। तामिया और फूची बुरी तरह घायल हो जाते हैं। फूची खुश हो जाता है कि वो अब एक नई रिसर्च करेगा जो उसकी बायोलॉजी फील्ड में हेल्प करेगी। तामिया और फूची दोनों दोबारा अटैक्स करने लगते हैं। तोहफा के इनविजिबल अटैक्स लगने से एक सेकंड पहले ही तामिया देख लेता है और डॉज कर लेता है, लेकिन दूसरा अटैक उसको लग जाता है। तोहफा तामिया को मारने वाली होती है, लेकिन फूची उस पर अटैक करने लगता है। तामिया फूची की तारीफ करता है। फूची कहता है कि तुम मुझे गौर से देखो, अगर तुम्हें ताओ नजर आ जाता है तो हम इसे हरा सकते हैं। तोहफा फूची को बहुत घायल करती है, लेकिन फूची हार नहीं मानता। तोहफा तामिया से कहती है कि बैठ के अपने दोस्त की मौत का तमाशा देखो। तामिया को याद आता है शियोन ने कहा था कि आंखों से ना देखो, सेंस करो और सेंस को अपनी बॉडी पर कंट्रोल करने दो। तामिया अपनी आंख निकाल देता है ताकि वो पूरी तरह सेंस पर डिपेंड कर सके और इसके अलावा उसके पास और कोई चॉइस ना हो। अब तामिया के पास सिर्फ एक आंख है, वो भी खून से भरी हुई। तामिया अब ताओ क्लियरली सेंस कर सकता है। तोहफा फूची को मारने वाली होती है, लेकिन तामिया आगे आ जाता है और अटैक्स को डॉज करते हुए फूची को बचा लेता है। तामिया फूची को बचाने के बाद तोहफा की तरफ बढ़ते हुए अटैक्स को डॉज करता है और तोहफा को काट देता है। तामिया उसको बार बार काटता रहता है, लेकिन वो हर बार रीजनरेट होती है। फूची सोचता है कि तामिया कंसिस्टेंट है, लेकिन उसका बहुत खून बह रहा है।
तामिया का ताव तोहफा के ताव को कैंसिल भी नहीं कर पाता और अगर ऐसा ही चलता रहा तो तामिया मर सकता है। फूची तोहफा को पकड़ लेता है और तामिया से कहता है कि मेरा ताव इसके ताव को कैंसिल कर रहा है, ये जल्दी रीजनरेट नहीं हो पाएगी, जल्दी इसको ख़त्म कर दो, लेकिन ख्याल रखना कहीं मुझे ही ना काट देना। तामिया अपना फुल फोकस यूज करते हुए उसको खत्म कर देता है। यहाँ चोबी अपनी जेरेसिक फॉर्म का यूज करने लगता है लेकिन तोमा उसको रोक देता है और जेरेसिक फॉर्म यूज करने नहीं देता। वो उसको मिलके मारने को कहता है। जूफा चोबी को कहता है कि हमसे लड़ने का अंजाम बहुत भयानक होगा, लेकिन चोबी बोलता है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खत्म कर देता है। अब जूफा और तोहफा दोनों मर्ज हो जाते हैं और डिवाइन फॉर्म में आ जाते हैं। फूची, तामिया, चोबी और तोमा सारे परेशान हो जाते हैं। जूफा और तोहफा इतने बड़े होने के बाद भी उड़ सकते हैं। तामिया उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन फूची उसको कहता है कि पहले मुझे तुम्हारे घाव सिलने दो। इस पे तामिया कहता है कि उसके पास टाइम नहीं, वो जल्दी इस मॉन्स्टर को मार के लेजेंड बनने की बात करता है और पागलों की तरह हंसने लगता है। तभी उस मॉन्स्टर के फ्लावर से अजीब सी चीज निकलती है जिसको पोर्स कहते हैं। वो आराम से उठते हुए नीचे आती है और तामिया के गर्दन पे चुप जाती है, जिसे तामिया ना चाहते हुए भी जोर जोर से हंसने लगता है। फूची पोर्स को तामिया की गर्दन से निकाल देता है। वो शेल्टर में आ जाते हैं। अब चोबी अपनी जेरेसिक फॉर्म यूज करने वाला होता है। तोमा उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन चोबी उसको बताता है कि इसके अलावा उनके पास और कोई चांस नहीं। चोबी अपनी जेरेसिक फॉर्म को कंट्रोल करते हुए पहले उस मॉन्स्टर को पकड़ता है और उस पर अटैक करता है। वो मॉन्स्टर चोबी को बहुत बुरी तरह मारता है और चोबी अपनी जेरेसिक फॉर्म से बाहर आ जाता है। तामिया चोबी का मजाक बनाता है। चोबी और तामिया आपस में एक दूसरे को गालियां देने लगते हैं। फूची कहता है कि हमें पहले इस मॉन्स्टर से निपटना होगा, उसके बाद तुम दोनों एक दूसरे को मार सकते हो। तामिया, फूची और तोमा स्ट्रेटेजी बनाने लगते हैं। तभी वो मॉन्स्टर तोमा पे अटैक करता है। चोबी जेरेसिक फॉर्म का यूज करते हुए शील्ड बना लेता है और उसके अटैक्स को ब्लॉक कर देता है। तभी एक अटैक अंदर की तरफ आता है लेकिन तोमा उसको काउंटर कर लेता है। तोमा और फूची मिलके प्लान के मुताबिक एक जोरदार अटैक करते हैं क्योंकि तोमा का अर्थ और फूची का मेटल टाइप ताव तोहफा को ज्यादा डैमेज देते हैं। तामिया उनको साइड करके मॉन्स्टर को मारने के लिए जंप करता है लेकिन वो मॉन्स्टर साइड हो जाता है और तामिया पानी में गिर जाता है, जिससे तामिया का पोपट हो जाता है। तोमा तामिया से बहस करने लगता है, जिसको देख के चोबी सोचता है कि ये पहली बार है कि तोमा बहस कर रहा है, क्योंकि पहले कभी उसने ऐसा नहीं किया। वो हमेशा उससे एक कदम पीछे रहा है लेकिन अब वो उसके साथ है। तभी वो मॉन्स्टर पूरा ही उल्टा पलट जाता है। चोबी कहता है कि इसको मारने के लिए जूफा और तोहफा दोनों की वीकनेस पे एक ही टाइम पर अटैक करना होगा। चोबी दो टीम्स बनाने को कहता है। चोबी और तामिया जूफा पे अटैक करेंगे, फूची और तोमा तोहफा पे। तोमा चोबी से पूछने लगता है कि ये काम हम कैसे करेंगे। चोबी उसको कहता है कि तुम हमेशा मुझसे ही क्यों पूछते हो, इस बार डिसीजन तुम्हारा है। तामिया चोबी के ऑर्डर्स मानने से मना कर देता है लेकिन चोबी के तारीफ करने पर तामिया मान जाता है। वो मॉन्स्टर उन पे अटैक कर देता है और उनके अटैक्स को एक ही टाइम पर काउंटर करता है। वो मॉन्स्टर सारों के मूव्स एक टाइम पर देख पा रहा है। तामिया फूची और तोमा से कवर देने को कहता है ताकि वो उनके लिए रास्ता बना सके। तोमा और फूची ऐसा ही करते हैं। तामिया घायल हो जाता है, जिसको देखकर फूची का ध्यान हट जाता है। फूची पर अटैक आता है लेकिन तोमा उसके आगे आ जाता है और उसको फोकस करने को कहता है। तामिया एक जोरदार स्ट्राइक से उस मॉन्स्टर के दो टुकड़े कर देता है। चोबी, तोमा और फूची सब मिलके एक ही टाइम पर उनके पेट पे अटैक करते हैं, जो उनकी वीकनेस है। तोहफा और जूफा दोनों अलग हो जाते हैं। फूची तोहफा को रेस्ट इन पीस बोलता है और वो डिकम्पोज हो जाती है। जूफा अभी भी नहीं मरा। तामिया चोबी से पूछता है कि ये मरा क्यों नहीं। चोबी बताता है कि मेरा ताव इसके ताव को कैंसिल नहीं कर सकता। चोबी अपने पेट से ताव कैंसिल करने वाली दवा निकालता है जो उसने रियन के पहले से चुराई थी। चोबी उस दवा को जूफा पे यूज करता है जिससे वो रीजनरेट नहीं हो पाता और आखिरी तलवार तामिया मारता है और जूफा यहीं पर खत्म हो जाता है। अब सारे बुरी तरह थक चुके हैं और रेस्ट करने के लिए बैठ जाते हैं। यहाँ सागिरी और मैं रियन के पैलेस पहुँच जाते हैं जहाँ उनको फीफा मिलती है। फीफा उनसे कहती है कि तुम मुझे तंग ना करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मैं कुइफा से रियन के बारे में पूछती है। कुइफा बताती है कि रियन यहाँ से जा चुका है। सागिरी कुइफा का चेहरा देखने की कोशिश करती है लेकिन कुइफा नहीं दिखाती। मैं बताती है कि कुइफा शर्मीली है। सागिरी पूछती है कि यहाँ हमारे नाम क्यों लिखे हुए हैं, जिसपे मैं बताती है कि इसको ताओइज्म कहते हैं। इस मेथड से पता चलता है कि कौन मरने वाला है और इसे दुश्मन की मूवमेंट्स भी पता चल जाती हैं। सागिरी सोचती है कि अगर हम वो नेम मिटा दें और वो बोतल तोड़ दें
तो इनको कुछ नहीं पता चलेगा। वो तलवार निकालने लगती है, लेकिन कुइफा उसकी बॉडी कंट्रोल करते हुए उसको रोक लेती है और उसे कहती है कि वो ऐसा ना करे और अगर वो लड़ना चाहती है तो वो उसको मार देगी। सागिरी उससे माफी मांगती है और कहती है कि हमें तुम्हारे आइलैंड पे आना ही नहीं चाहिए था, गलती हमारी है, लेकिन मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती, तुम हमें छोड़ दो, हम बिना कुछ कहे यहाँ से चले जाते हैं। कुइफा देखती है कि सागिरी का ताव पहले से बढ़ चुका है। कुइफा उससे छोड़ देती है और बताती है कि उसका काम इस जगह को प्रोटेक्ट करना है, उसको सागिरी से लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं। वो बताती है कि रियन एक बड़ी बोट तैयार कर रहा है जिसमें बटरफ्लाइज के ककून्स हैं, जिसको वो मेनलैंड पे यूज करेगा इंसानों को तान में चेंज करने के लिए। जब सारे इंसान मिलके बोंको फ्लावर में चेंज हो जाएंगे तभी रियन परफेक्ट ताव बना सकेगा। सागिरी उसको कहती है कि इतनी मुसीबत क्यों कर रहे हो। कुइफा कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम इंसान हमारे दोस्त बन सकोगे और हमें समझोगे, लेकिन तुम हमारे लिए बस इंग्रेडिएंट्स हो। अब तुम कुछ भी करो, ये रुकने वाला नहीं। तुम एक ही काम कर सकते हो, जितना हो सके तुम हमें मारो और हम तुम्हें मारेंगे। अब हम देखते हैं कि शियोन सेंसे की हालत खराब हो चुकी है। वो नुरुगाई से पूछता है कि कितनी बार हुआ। नुरुगाई बताती है कि 215 टाइम हो चुका है। शियोन देखता है कि यूयिंग अब पहले से स्लो रीजनरेट हो रहा है, लेकिन शियोन उसको दोबारा काट देता है और काटता रहता है। यू यिंग वहाँ से पीछे हट जाता है। नुरुगाई उसके पीछे जाती है, लेकिन शियोन सेंसे उसको लड़ने से मना कर देता है। यूयिंग शियोन से कहता है कि तुम कैसे इंसान हो, तुम थकते क्यों नहीं। शियोन तेंजा को याद करता है और कहता है कि जो जान लेते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिनके प्यारों की जान जाती है उनको असल कीमत पता होती है। यूजिंग ताओ यूज करते हुए अपनी कटी हुई बॉडीज को शियोन की तरफ फेंकता है ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो सके और यूजिंग को रीजनरेट होने का टाइम मिल सके। शियोन बहुत थक चुका है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो यूजिंग की बॉडीज को काट के उसकी तरफ बढ़ता है और उसके पेट पर अटैक करता है। थके होने की वजह से वो मिस हो जाता है, लेकिन वो तलवार का टूटा हुआ टुकड़ा उठा के उसकी तरफ फेंकता है जो यूजिंग के पेट में जा लगता है। यूजिंग वो टुकड़ा निकाल के शियोन को अपनी कटी हुई बॉडी से ढक देता है और सोचता है कि ये दब के मर जाएगा, लेकिन शियोन अंदर से हर चीज चीरते हुए बाहर निकलता है। यूजिंग शियोन से कहता है कि तुम एक मरे हुए साथी के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो जबकि तुम मरने वाले हो। शियोन कहता है कि जब तक तुम जिंदा हो तब तक मुझे चैन नहीं आएगा, तुम्हारी वजह से मैंने अपने साथी को दफनाया भी नहीं है। शियोन उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यू यिंग ताओ का यूज करके तलवार के टूटे हुए टुकड़े को शियोन की तरफ भेजता है, जिससे शियोन का ध्यान भटक जाता है और यू यिंग पानी में कूद जाता है। यू यिंग पूरी तरह अब रीजनरेट हो चुका है और वो एक नई फॉर्म अचीव कर लेता है जो कि इतनी बुरी भी नहीं है। शियोन कसम खाता है कि वो अपने हाथों से यू यिंग को मारेगा, फिर उसकी जान ही क्यों ना चली जाए, और उस पर अटैक करता है। लेकिन यूजिंग उसको इलेक्ट्रिक करंट देता है और कहता है कि मैं इसी फॉर्म में तुम्हें मार दूंगा, जिस पे शियोन उसको कहता है कि उसकी हालत देखकर पता लगता है कि जितना ताव उसके पास बचा है उससे वो डिवाइन फॉर्म में आ ही नहीं सकता और उसका फेस भी रीजनरेट नहीं हो पा रहा। शियोन उससे कहता है तुम और मैं, हम दोनों अपनी लिमिट पर पहुंच चुके हैं, अब ये बर्दाश्त की जंग है, क्या तुम मेरे सामने टिक पाओगे। शियोन नुरुगाई को पीछे रहने को कहता है। शियोन उस पर अटैक करता है और सोचता है कि उसका ताऊ इसको कैंसिल नहीं कर सकता और वो बस उसको थका सकता है। शियोन को याद आता है कि गाबिमारू और सागिरी ने बताया था कि अगर हम उसके पेट के अंदर उस खास वीकनेस वाले ऑर्गन को टारगेट करके निकाल लेते हैं और उसको अपनी तलवार से सिक्योर कर लेते हैं तो वो रीजनरेट नहीं कर पाएगा। शियोन बिल्कुल ऐसा ही करता है। शियोन उसके पेट के अंदर वाली वीकनेस को ढूंढ लेता है और उसमें तलवार घुसा देता है। यूजिंग की वेन्स शियोन के हाथ और सर में घुस जाती हैं ताकि वो तलवार निकाल ले। शियोन बिल्कुल भी नहीं हटता और सोचता है कि ये दर्द उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं जो तेंजा ने सहा था। नुरुगाई यहाँ परेशान खड़ी है। शियोन नुरुगाई से कहता है कि मैंने सोच लिया है, मैं मरूंगा लेकिन इसको अपने साथ लेकर मरूंगा। अगर हम दोनों मर जाते हैं लेकिन फिर भी तेंजा का बदला पूरा हो जाएगा। शियोन नुरुगाई को यहाँ से जाने को कहता है। नुरुगाई वहाँ से रोते हुए भागने लगती है, लेकिन आगे जाके गिर जाती है। उसको याद आता है कि तेंजा ने उसको बुरे हालात में भी नहीं छोड़ा और उसे बचाया था। उसको मोटिवेशन मिलती है और वो वापस आने लगती है। नुरुगाई वापस आते ही शियोन सेंसे को हक करती है और उसको नहीं छोड़ती। शियोन पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। नुरुगाई कहती है कि आपको हक कर रही हूँ ताकि ताओ के सर्कुलेशन से आप रिकवर हो सको। शियोन उसको ध्यान करने को कहता है क्योंकि वो एक लड़की है। शियोन कहता है कि हमें इसको खत्म करना होगा। नुरुगाई शियोन को ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि उसे एक दिन लगेगा रीजनरेट होने में
और हमारे पास कैंसिल करने वाला ताव भी नहीं। एक दिन में हम अपने अपने घर पहुंच चुके होंगे। रुगाए सेंसे को दोबारा हक करती है और शॉन सेंसे वहां जाता है और कहता है कि तुमने सही कहा, तेंजा ने अपनी जान दे के हमें बचाया। वो चाहता था कि हम जिंदा रहें। अब अगर हम मरते हैं तो उसका सेक्रीफाइस बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा। अब यहाँ ताओइज्म से कुइफा देखती है कि जूजिन मारा गया और दूसरी तरफ गावीमारू भी मरने वाला है। गावीमारू मरने वाला होता है तभी वो एक कांटा अपने हाथ में चुभा लेता है, जिसके बाद वो खड़ा हो जाता है और रीजनरेट होता है। गावीमारू रान पे अटैक करता है। रान गावीमारू को किक करता है जिससे उसकी बाजू टूट जाती है, लेकिन वो रीजनरेट होता है और उसके शरीर पर वही टैटू बन जाता है जो चोबी के शरीर पर बना था। गावीमारू को रान से लड़ने में दिक्कत हो रही है। यहाँ मे सागिरी से कहती है, लगता है कि गावीमारू प्लान बी यूज कर रहा है। हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जहां मैं बता रही होती है कि फ्लावर और इंसान एक हो जाएं, तो अगर फ्लावर का ताव इंसान से ज्यादा पावरफुल है तो इंसान फ्लावर में चेंज हो जाता है, लेकिन अगर ताव बैलेंस हो जाता है तो इंसान फ्लावर की एबिलिटी को गेन कर लेता है। चोबी के साथ भी यही हुआ था, लेकिन चोबी के साथ फ्लावर का ताव बिल्कुल थोड़ी अमाउंट में मर्ज हुआ था, तभी उसको अपनी बॉडी पर फुल कंट्रोल है। यहाँ गावीमारू आता है और कहता है कि अगर इंसान अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पर कंट्रोल कर ले तो क्या होगा, ये ट्राई करना होगा। गावीमारू ने मुडान के टेंटिकल्स में से एक कांटा निकाल लिया था, मुडान जिसको सागिरी और शियोन ने मारा था। मैं उसको कहती है कि ये बहुत डेंजरस है, ज्यादातर इंसान फ्लावर में चेंज हो जाते हैं। गावीमारू पूछता है कि चोबी ने भी किया था तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं बताती है कि उसने मौत के कगार पर होने की वजह से ये अचीव किया और उसके अंदर जीने के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी अपने भाई के लिए। वो स्पेशल इंसान है। अब यहाँ मैं कहती है कि गावीमारू ने अपनी इंसानियत को ख़त्म कर दिया है, मगर क्यों। सागिरी कहती है कि वो अपनी वाइफ को खोना नहीं चाहता, वो जीना चाहता है और वो जिएगा, वो अपनी वाइफ से ज़रूर मिलेगा। यहाँ गावीमारू रान का हाथ तोड़ देता है, लेकिन रान भी उसको बुरे तरीके से मारता है। गावीमारू हार नहीं मानता और उस पर अटैक्स करता रहता है। युजुरिया गावीमारू से कहती है कि वो पागल है जिसने अपनी इंसानियत खो दी, वो भी एक लड़की के लिए जो जिंदा भी है या नहीं कौन जानता है। गावीमारू बताता है कि एक पागल ही इस लिमिट तक पहुंच सकता है। युजुरिया इतने में खड़ी हो जाती है जबकि उसका खून आ रहा होता है और गावीमारू का साथ देने के लिए रेडी हो जाती है। गावीमारू फ्लेम निंजुत्सु का यूज करते हुए बहुत से अटैक्स करता है। युजुरिया उसकी टांग को अपने निंजुत्सु से पकड़कर गिरा देती है। गावीमारू रान के पीछे से अटैक करने लगता है, लेकिन रान अपनी फिंगर्स को गावीमारू के अंदर घुसा देता है। गावीमारू उसके हाथ को पकड़कर फ्लेम निंजुत्सु से उसको जलाने लगता है। रान गावीमारू को पकड़कर युजुरिया में दे मारता है। गावीमारू और युजुरिया बड़ी मुश्किल से खड़े हो जाते हैं। रान अपनी पावर से आसपास की जगह को बर्बाद करने लगता है। गावीमारू कहता है कि यही हमारा चांस है। गावीमारू दोबारा फ्लेम निंजुत्सु का यूज करता है। युजुरिया और गावीमारू टीम वर्क करते हुए रान को अच्छा खासा डैमेज देते हैं, लेकिन रान अभी भी नहीं मरता। गावीमारू याद करता है कि मैंने बताया था डिवाइन फॉर्म यूज करने के लिए टेंशन को बहुत ताव यूज करना पड़ता है। वो इस फॉर्म को 1 घंटे से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते। गावीमारू रान से कहता है कि मेरी बस हो चुकी है। तभी रान को अंदर से टूटने की फीलिंग आती है। गावीमारू बताता है कि मैंने जैसे फ्लेम निंजुत्सु यूज किया, ऐसी लाइटनिंग नर्वस सिस्टम को डैमेज करती है। तुम भी इंसानों से मिलते हो, इसी वजह से ये तुम पे काम कर गया। रान घुटनों पे आ जाता है और डिवाइन फॉर्म से हटके रियल बॉडी में आ जाता है। गावीमारू उस पे अटैक करता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। वो युजुरिया से कहता है कि उसके रीजनरेट होने से पहले उस पे अटैक करे और उसे अपने ताव से खत्म कर दे। रान कहता है कि ये लड़की बड़ी मुश्किल से खड़ी है, अगर वो बचे कुचे ताव से अटैक करेगी तो वो बिल्कुल कमजोर हो जाएगी। ये लड़की ऐसा नहीं करेगी। युजुरिया कहती है कि तुम्हारी बात सही है, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम जिंदा रहे तो मेरा यहाँ आने का क्या फायदा। युजुरिया उस पर अटैक करने के लिए रेडी होती है, लेकिन तभी रान गावीमारू को किक करके दूर फेंक देता है और अपने आसपास कांटे बनाने लगता है। युजुरिया गावीमारू की हेल्प से उस तक पहुंच जाती है और उसका काम तमाम कर देती है। गावीमारू की चेस्ट में बड़ा सा पिलर का टुकड़ा घुस जाता है। गावीमारू उसको निकाल कर रीजनरेट होता है। युजुरिया कहती है कि तुम्हारी रीजनरेशन की लिमिट है, तुम जितना ज्यादा रीजनरेट होगे उतना जल्दी तुम ट्री बन जाओगे। गावीमारू उससे कहता है कि अगर वो ऐसा ना करता तो उनका बचना नामुमकिन था। गावीमारू उसको चलने को बोलता है। युजुरिया कहती है कि तुम जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। गावीमारू उसको बचाने के लिए थैंक्स कहता है और वहां से चला जाता है। यहाँ कुइफा को ताओइज्म से पता चलता है कि रान भी मारा गया। वो यहाँ से जाने लगती है। सागिरी के पूछने पे उसको बताती है कि वो रियन को रिपोर्ट करने जा रही है।
तभी बहुत ज्यादा हलचल होने लगती है। हमें दिखाते हैं कि यहाँ शुगन उन बड़े बड़े जेंट्स को कंट्रोल करते हुए आ रहा है। अब गावीमारू वहाँ आ चुका है जहाँ वर्कर एक शिप पे वही खतरनाक बटरफ्लाई को बॉक्सेस में बंद करके लोड कर रहे हैं। ये वर्कर जोजिन जैसे दिखते हैं लेकिन उनको डोशी कहते हैं और वो जोजिन जितने पावरफुल भी नहीं। गावीमारू सोचता है कि क्या ये कोई ट्रैप है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ गावीमारू सबसे कहता है कि सबको मेन गेट पर पहुंचना होगा, तो जहाँ भी हो जल्दी काम खत्म करके रास्ता ढूंढो और वहाँ पहुँचो। अब गावीमारू गेट को ढूंढ रहा है लेकिन भागते हुए गावीमारू को पेन फील होता है और वो घुटनों पर आ जाता है। गावीमारू को याद आता है कि यूजुरिया ने कहा था जितना ज्यादा रीजनरेट होगे उतना जल्दी तुम ट्री बन जाओगे। गावीमारू के शरीर पर वो टैटू और बढ़ते ही जाते हैं। गावीमारू अपनी वाइफ को याद करते हुए बेहोश हो जाता है। यहाँ तामिया, फूची, तोमा अपने अपने कपड़े उतारे हुए हैं। फूची तोमा को कहता है कि वो तामिया की आंख पर वो कवर देखे कितना अच्छा लग रहा है। वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं। तभी चोबी कहता है कि हमें ऐसे टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। चोबी सबको बताता है कि रेन को कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरे टेंशन के मरने से, वो बस थोड़ा स्लो हो जाएगा और कुछ नहीं। चोबी उनको बॉन्को फ्लावर के बारे में भी बताता है। फूची चोबी से कहता है कि क्या वो उनका साथ देगा और उनकी हेल्प करेगा। चोबी जवाब देने वाला होता है तभी उनको बहुत ज्यादा वाइब्रेशन फील होती है। यहाँ शियान नोरुगाई से कहता है कि वो उसको सेव रखेगा और मेनलैंड पर पहुंचकर उसकी हेल्प करेगा एक नई लाइफ शुरू करने के लिए। तभी उनको भी वाइब्रेशन आते हैं। पैलेस की दीवार टूट जाती है। अब सारे इवागाकुरे निंजास ने सारे क्रिमिनल्स और एक्सिक्यूशनर को घेर लिया है और बताते हैं कि हमें यामाडा असेमोन शुगन ने ऑर्डर दिया है कि यहाँ मौजूद हर क्रिमिनल को मार दो और उनका साथ देने वाले एक्सिक्यूशनर को भी। इवागाकुरे के कुछ निंजास गावीमारू को मारने के लिए उसके ऊपर खड़े हैं अपने अपने वेपन्स के साथ। तभी गावीमारू उठता है और एक निंजा से तलवार लेके सबको एक ही झटके में मार देता है। यहाँ शुगन सबको ऑर्डर्स दे रहा है और अपने जूनियर्स को अपने साथ आने को कहता है। रियन को भी वाइब्रेशन फील होते हैं और वो डोची से जल्दी करने को कहता है। कुइफा रियन से कहती है कि टेंशन फैमिली मारी गई और इंसानों की बलि भी नहीं चढ़ सकी। इंसान यहाँ आ रहे हैं जिनमें से कुछ लोग स्किल्ड हैं, वो जल्दी ही पहुँच जाएंगे। रियन ऑर्डर देता है कि जितने भी हो सके डोशी तैयार करो, अब यहाँ वॉर होगी। जो भी हो जाए हमें बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। अब यहाँ हमारे सब साथी डोशी और इवागाकुरे को मार रहे हैं। तामिया कहता है कि मैंने इतना पेन यहाँ मरने के लिए नहीं सहा। तामिया चोबी और तोमा से अभी यहाँ से निकलने को कहता है और सारे चोबी के पीछे भागने लगते हैं। शुगन अपने सारे दोस्तों को याद करते हुए पागलों की तरह लड़ रहा होता है और उसकी स्किल सच में ही कमाल की होती है। शुगन के जूनियर्स शुगन को देखकर हैरान हो जाते हैं। शुगन कहता है कि यह कोई वॉर नहीं बल्कि कत्ले आम है, सबके टुकड़े कर दो। यहाँ इवागाकुरे के लीडर रियन के पास पहुंच जाती है और रियन उसको सेंस भी नहीं कर पाता। रियन डोशी से उसको मारने के लिए कहता है। डोशी आगे आते हैं लेकिन वो ब्लू फ्लेम निंजुत्सु का यूज करते हुए उनको आराम से मार देती है। यहाँ सागिरी भी इवागाकुरे के निंजा और डोशी के ताओ सेंस करते हुए उनको मारती है। सागिरी सोचती है कि डोशी मेरे को नहीं मार रहे और निंजाज उनको नोटिस नहीं कर रहे। वो वहाँ से निकलने लगती है लेकिन तभी कुछ डोशी अपने घोड़ों पे आते हैं और सागिरी पे अटैक करते हैं, लेकिन पीछे से यूजुरिया आ जाती है और उनको बचा लेती है। सागिरी कहती है कि तुम जिंदा हो, जिस पे यूजुरिया जवाब देती है कि हाँ मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगी और मुझे रान के पैलेस से ये प्यारे से कपड़े भी मिले हैं। सागिरी और मैं उसको हक करते हैं। यूजुरिया बताती है कि इवागाकुरे निंजाज हर जगह छान रहे हैं और डोशी मेन गेट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यूजुरिया सागिरी को हक करती है। सागिरी कहती है कि एलेक्सर भी मेन गेट पर होना चाहिए अगर रियन वहाँ है। अब यहाँ एसुजू आती है और सागिरी को देखकर दुखी हो जाती है और कहती है कि क्या तुमने और यूजुरिया ने मिलकर इन निंजाज को मारा है। सागिरी बताती है कि ये बहुत लंबी कहानी है। इसुजू एक डायरी निकालती है जिसमें यूजुरिया का नाम लिखा होता है। वो सागिरी से कहती है कि ये एक क्रिमिनल है और अगर तुमने इसका साथ दिया मतलब तुमने धोखा दिया, तो मुझे इसके साथ तुम्हें भी मारना होगा। यहाँ कियोमारू भी नोरुगाई को मारने के लिए पहुंच जाता है। जीका भी चोबी और तोमा को मारने के लिए आ जाता है। फूची तामिया से वापस जाने को कहता है और चोबी की हेल्प करने को कहता है, लेकिन शुगन तामिया को मारने के लिए यहाँ आ जाता है। फूची उससे बात करने के लिए आगे आता है जिसको देखकर शुगन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यूयिंग का सर नाले में बह रहा होता है। यूयिंग को होश आता है और वो किसी तरह बोंको फ्लावर के पास पहुंच जाता है। सब इवागाकुरे गावीमारू के पीछे लगे हुए हैं, जिनसे लड़ते हुए गावीमारू कसम खाता है कि वो किसी भी हालत में जिंदा रहेगा और अपनी वाइफ से जरूर मिलेगा। तभी यूइंग का सर बोंको फ्लावर के साथ मर्ज होकर अपनी बहुत बड़ी डिवाइन फॉर्म में आ जाता है।
जो उसकी पिछली डिवाइन फॉर्म से अलग थी। गाबीमारू उसको देखता है और कहता है कि कोई भी उसे रोक नहीं सकता, वो आज यहाँ से जरूर निकलेगा। अगर आपको ये एनिमे एक्सप्लेन पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है, और अगर आप ऐसे ही माइंड ब्लोइंग एनिमे ब्रेकडाउन देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलता है आपको खट्टा मीठा मसालेदार कंटेंट, इतना टेस्टी कि आपका दिमाग भी बोले एक और एपिसोड लाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सयोनारा।